तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। ओहो। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम पूरे न्यूट्रिशन को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर किसी की आंखें खराब होगी तो वो देख नहीं पाएगा पर जिंदा तो रह पाएगा। वैसे ही अगर किसी के कान खराब हो गए तो वो सुन नहीं पाएगा पर जिंदा तो रह पाएगा। एंड अगर किसी का हार्ट खराब हो गया तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। वैसे ही अगर किसी के लंग्स खराब हो गए तब भी वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो जो हार्ट एंड लंग्स से रिलेटेड प्रोसेस है वो हमारी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। एंड इन प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, क्योंकि इनसे ही हमारी लाइफ चलती है। इस चैप्टर में हम 4 तरह के लाइफ प्रोसेसेस को देखेंगे, जिनमें सबसे पहला है न्यूट्रिशन। तो हम जो भी चीज़ खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होती है, उससे हमारी बॉडी एनर्जी नहीं बना सकती। तो एनर्जी बनाने के लिए बॉडी को उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट करना होता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करा जाता है ताकि उस सिंपल सब्सटेंस से वो ऑर्गेनिज्म एनर्जी ले सके। जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के वक्त जो चार्जर होता है वो जो हमारे घर में बिजली आती है उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे फ़ोन की बैटरी चार्ज हो सके। तो जो चीज़ चार्जर करता है वही चीज़ न्यूट्रिशन में होती है। चार्जर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे फ़ोन के लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसमें कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन के प्रोसेस से हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है एंड बाद में उस चीज़ से एनर्जी ले ली जाती है। न्यूट्रिशन सिर्फ हमारी बॉडी में ही नहीं होता, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस तो होता ही है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एंड जो इन पे डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी वो खाना CO2 एंड वाटर जैसी इनऑर्गेनिक चीज़ों से बनाते हैं। एंड जिस प्रोसेस से वो CO2 एंड वाटर जैसी चीज़ों को खाने में कन्वर्ट करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें CO2 एंड H2O को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो हमने वाटर एंड CO2 से कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए एंड इन कार्बोहाइड्रेट्स से प्लांट एनर्जी लेता है एंड उसकी लाइफ चलती है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि कैसे ये CO2 एंड वाटर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives us C6H12O6 plus O2 plus H2O। तो यहाँ पर CO2 and H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, C6H12O6 एंड O2 एंड वाटर, O2 तो रिलीज हो जाती है एंड उसे हम ले लेते हैं एंड ऑक्सीजन की वजह से ही हम जिंदा रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस से ही मिलती है। प्लांट से हमें खाना भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलती है। तो अब समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए CO2 H2O। CO2 प्लांट को सराउंडिंग से मिल जाती है एंड जिन पोर्स से CO2 प्लांट के अंदर आती है उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं एंड रूट्स से प्लांट को पानी मिल जाता है। तो अब ये प्रोसेस होता कैसे है, यानी इसके अब इवेंट्स देखते हैं। सबसे पहले सनलाइट आती है, प्लांट पर गिरती है एंड प्लांट के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। एंड वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेता है। तो पहला स्टेप यही हुआ कि प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा क्लोरोफिल से। तो इस पॉइंट पे क्लोरोफिल का काम खत्म हो गया, क्योंकि क्लोरोफिल का सिर्फ सनलाइट को एब्जॉर्व करने का काम था जो उसने कर दिया। अब बारी है सनलाइट की। तो सनलाइट एक एनर्जी है एंड प्लांट के अंदर केमिकल एनर्जी काम करती है।
तो सनलाइट केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। तो अब हमारे पास एनर्जी आ गई एंड हमारे पास अब वाटर एंड CO2 है। तो इस एनर्जी से हम वाटर को स्प्लिट करते हैं H2 एंड O2 में। एंड इस प्रोसेस जिसमें वाटर को H2 एंड O2 में स्प्लिट करा जाता है उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो दूसरा स्टेप यही है कि जो हमें सनलाइट से एनर्जी मिली वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी एंड उस एनर्जी से हमने वाटर को स्प्लिट कर लिया H2 एंड O2 में। तो ये हो गया दूसरा स्टेप एंड इस स्टेप से हमें O2 मिल गई यानी ऑक्सीजन, जिसके लिए थोड़े दिन पहले तक हमें लाइन लगानी पड़ती थी। तो अब हमारे पास H2 एंड CO2 ही रहा है। तो ऑक्सीजन तो प्लांट से बाहर निकल जाएगी। तो इस हाइड्रोजन का यूज करके CO2 का रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये CO2 है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड ये बन जाएगा C6H12O6 जो कि था ग्लूकोज एंड यही हमें बनाना था। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस होता है। एक बार फिर से समझो। तो इसके लिए हमें चाहिए क्लोरोफिल, सनलाइट, H2O एंड CO2। तो सबसे पहला काम है क्लोरोफिल का जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगी। तो ये हो गया पहला स्टेप जिसमें क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्व करती है एंड बाद में दूसरे स्टेप में जो सनलाइट आई उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करा जाता है एंड उस एनर्जी से H2O को H2 एंड O2 में स्प्लिट करा जाता है एंड जो ये O2 है ये प्लांट से बाहर निकल जाती है एंड इसे हम जैसे प्राणी यूज करते हैं। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में जो ये H2 बची है इसे जो CO2 है इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो CO2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है एंड ये बन जाता है C6H12O6 एंड ये है ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट एंड इससे प्लांट एनर्जी लेगा एंड जितनी प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो इससे बना लेगा एंड जो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाएगा उसे वो स्टोर कर लेगा एंड जब उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी तो उस स्टोर ग्लूकोज से वो एनर्जी बना लेगा। तो उस स्टोर्ड ग्लूकोज को हम कहते हैं स्टार्च। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम हेटेरोट्रॉप्स है एंड हम CO2 एंड वाटर जैसी चीज़ों से खाना नहीं बना सकते। तो जो CO2 एंड वाटर जैसी चीज़ों से खाना बनाते हैं हम उनसे खाना ले लेते हैं, यानी हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट हैं जैसे हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट रहता है उसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं उनमें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है जैसे फंगी। एंड एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं एंड उनसे अपना खाना लेते हैं उनमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है जैसे मच्छर हमारी बॉडी के बाहर रहते हुए हमारी बॉडी से अपना खाना ले लेते हैं तो वो पैरासाइट्स है। इसका एग्जाम्पल है कसकटा। एंड लास्ट कैटेगरी है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो जैसे हम है हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है यानी हम पूरे के पूरे खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं एंड बाद में उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स। पहला है सेप्रोफिटिक जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग चीज़ों से अपना खाना लेता है। दूसरा है पैरासिटिक जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता हुआ या बाहर रहता हुआ उस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है तो उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें पूरे फूड को अंदर ले लिया जाता है एंड बाद में उसे डाइजेस्ट करा जाता है जैसे हम ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अमीबा। तो अब देखते हैं हमारी बॉडी में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। हमारी बॉडी में डाइजेशन ऊपर से लेके नीचे तक एक ट्यूब में होता है, यानी खाना उस ट्यूब से जाता रहता है एंड उस खाने के साथ अलग अलग चीज़ें होती रहती है एंड उस ट्यूब के साथ बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं एंड उस ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है एंड एनस तक जाती है।
तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ के अंदर हम खाना लेते हैं यानी इनटेक ऑफ फूड, एंड फिर हमारे दांत उस खाने को चबाते हैं, एंड उस खाने को चबाते वक्त हमारे मुंह में सलाइवा आ जाता है। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से आता है। तो अब काम है सलाइवरी ग्लैंड का। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, एंड सलाइवा में होता है एक एंजाइम जो है सलाइवरी एमाइलेज। एंड सलाइवरी एमाइलेज जो फूड के अंदर स्टार्च होती है उसे शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डाइजेशन मुंह में स्टार्ट हो गया। हुआ क्या, हमने मुंह में खाना लिया, दांतों ने उस खाने को चबाया, एंड सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सीक्रेट करा। सलाइवा के अंदर था सलाइवरी अमाइलेज, एंड उस सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। एंड ये शुगर हमारी बॉडी यूज कर लेगी। अब खाने के अंदर और भी चीजें हैं, तो ये खाना ऊपर से नीचे जाएगा, एंड जिस पाइप से खाना मुंह से स्टोमक तक जाता है उसे हम ईसोफेगस कहते हैं, या फिर फूड पाइप। एंड ईसोफेगस से जब फूड स्टोमक तक जाता है तो ईसोफेगस में एक मूवमेंट होती है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जैसे ये ईसोफेगस है एंड इसके अंदर ये फूड है, तो फूड को नीचे ले जाने के लिए ईसोफेगस आगे से एक्सपेंड हो रही है एंड पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो आगे एक्सपेंड होगी तो खाना आगे आ जाएगा, पीछे से फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस मूवमेंट से खाना ऊपर से नीचे जाता है, एंड इससे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें ईसोफेगस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होते हैं। तो अब खाना स्टोमक में आ गया, एंड स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, एंड अब ग्लैंड्स कुछ ना कुछ तो सीक्रेट करेंगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, एंड जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस होते हैं। तो जो ये पेप्सिन है ये एक तरह का एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पर इसकी एक कंडीशन है, ये तभी काम करेगा जब मीडियम एसिडिक हो। तो अब ऊपर से खाना आया है तो वो खाना एसिडिक तो नहीं है, एंड उस खाने को एसिडिक HCl बनाता है, तो HCl खाने को एसिडिक बनाएगा। एंड क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो खाने में जर्म्स होते हैं वो इस एसिड के अटैक से मर जाते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स जाते हैं खाने के साथ वो HCl से मर जाते हैं, एंड उस खाने में से जो प्रोटीन है उसे पेप्सिन डाइजेस्ट कर लेगा। पर जो ये HCl है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड ये एसिड हमारे पेट के अंदर होता है, तो हमारे पेट को नुकसान हो सकता है, पर हमारे पेट को म्यूकस एसिड के अटैक से बचा लेता है। अब तक क्या हुआ? अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तक सिर्फ दो चीजें हुई है। पहला, मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करा, बस एक चीज हुई। एंड स्टोमक में जो पेप्सिन है उसने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करा, एंड इन प्रोटीन्स को पूरा डाइजेस्ट नहीं करा, थोड़े प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करा, यानी पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। एंड अब खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसी जगह है जहाँ पर खाना पूरा डाइजेस्ट होता है, एंड ये इतना सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन अकेला नहीं कर सकता, तो ये दो ऑर्गन्स की सीक्रेशन रिसीव करता है जो है लीवर एंड पेनक्रियाज। यानी लीवर एंड पेनक्रियाज इसे अपने जूसेस देते हैं या एंजाइम्स देते हैं। लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट सीक्रेट करता है। अब बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस जो खाने का मीडियम होता है उसे एल्कलाइन बना देता है, यानी बेसिक बना देता है। जैसे स्टोमक में HCl खाने को एसिडिक बना रहा था, वैसे बाइल जूस खाने को एल्कलाइन बना देता है या फिर बेसिक बना देता है। एंड जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, एंड इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। यानी जिस प्रोसेस में एक बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है वो इमल्सिफिकेशन है। एंड अब काम खत्म हो गया लीवर का, एंड लीवर ने करा क्या? लीवर ने दो चीजें करी। पहला, पूरे खाने को बेसिक बना दिया, एंड दूसरी चीज बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी इमल्सिफिकेशन कर दिया। अब बारी है पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज फिर से दो चीजें सीक्रेट करता है जो है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ट्रिप्सिन जो प्रोटीन होता है उसे डाइजेस्ट कर लेता है एंड उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एंड लाइपेज क्या करता है? लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है।
एंड इस कन्वर्जन के लिए फूड का जो मीडियम है वो बेसिक होना चाहिए, जो कि बाइल जूस ने कर दिया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, एंड दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए। एंड यहाँ पर प्रोटीन एंड फैट्स पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गए। तो अब हमारा खाना डाइजेस्ट तो हो गया, पर ये डाइजेस्टेड खाना हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक जाना चाहिए। तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है। विलाई यानी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली तरफ होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका शेप ऐसा इसलिए है क्योंकि इनसे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एंड ज़्यादा सरफेस एरिया यानी ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्व करी जा सकती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिससे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करा जाता है, एंड उन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाए। तो अब खाना सारा पच गया, अब बचा है वेस्ट मटेरियल एंड वाटर। तो जो ये खाना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो एक्सेस ऑफ वाटर है खाने में वो एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, एंड जो वेस्ट बच जाएगा उसे एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। एंड खाने में तीन चीजें डाइजेस्ट होती है। पहला है स्टार्च, दूसरा है प्रोटीन एंड तीसरा है फैट्स। तो स्टार्च तो मुंह के अंदर डाइजेस्ट होती है सलाइवरी एमाइलेज से एंड कन्वर्ट हो जाती है शुगर में। एंड प्रोटीन दो जगह डाइजेस्ट होते हैं, पहली जगह आधे डाइजेस्ट होते हैं, दूसरी जगह पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। वो आधे डाइजेस्ट स्टोमक में होते हैं, एंड स्टोमक में पेप्सिन उन्हें डाइजेस्ट करता है, एंड पूरे डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, एंड वहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम उन्हें डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड्स में। एंड फैट्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किए जाते हैं, एंड फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है लाइपेज, जो फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे डाइजेशन होता है। तो जो ये डाइजेस्टेड चीज़ें हैं इनसे हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है, एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना बहुत है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी आ जाना।